जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार रेलवे एग्जाम टारगेट में। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के 8 दिसंबर थर्ड शिफ्ट का सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस। तो चलिए बिना वक्त गवाए देखते हैं आज रेलवे ने कैसा बवाल या पेपर सेट किया। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा। आपसे पूछा कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा, बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका। तो राइट आंसर जो इसका था वो था ऑप्शन सी 96 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 96वें स्थान पर रहा भारत। 180 देशों में 96वें स्थान पर रहा। एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। भारत का स्कोर जो रहा वो 38 रहा। शीर्ष देश पर कौन रहा, तो शीर्ष देश जो रहे डेनमार्क जो था फर्स्ट पे रहा, सेकंड पोजीशन फिनलैंड था और थर्ड पे आपका सिंगापुर था। जारी करता कौन है इसको, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था फ्रेंच ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। आपसे पूछा है कि फ्रेंच ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो इस प्रश्न का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी कार्लोस अल्कराज। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने फ्रेंच ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब जीता। कार्लोस अल्कराज विजेता रहे, तो उपविजेता कौन रहे या भी पूछ सकता है। तो उपविजेता जो रहे वो जेनिक सिनर थे। जेनिक सिनर इसके उपविजेता रहे जो कि इटली के थे। महिला विजेता में कौन थी, तो महिला विजेता जो थी कोको गाफ थी, यूएसए की खिलाड़ी हैं। यह क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, या भी ध्यान रखना है क्या कि जो है फ्रेंच ओपन 2025 जो है क्ले कोर्ट पर खेला जाता है फ्रेंच ओपन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था आज के एग्जाम में वह पूछा था विश्व चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक मुकाबले में अमित पंघाल ने किस खिलाड़ी को हराया था, यह आपसे पूछा था, बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर था। अमित पंघाल जो है भारत की प्रमुख महिला पहलवान हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 के ब्रोंज प्ले ऑफ में उन्होंने स्वीडन के एम्सा मलमग्रेन को हराया। इस जीत के साथ अमित पंघाल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। यह उपलब्धि भारत की महिला कुश्ती के लिए महत्वपूर्ण रही। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था शक्ति युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है। आपसे पूछा था एक क्वेश्चन कि शक्ति युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी भारत और फ्रांस के बीच। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत और फ्रांस के बीच होता है शक्ति युद्धाभ्यास। या एक थल सेना अभ्यास है 2025 में इसका 8वां संस्करण है और फ्रांस में आयोजित हुआ। मित्र शक्ति की बात करें तो मित्र शक्ति जो है भारत और श्रीलंका के बीच होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था मई 2025 में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपसे पूछा है कि मई 2025 में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर पूनम गुप्ता। इस प्रश्न का राइट आंसर था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर था। मई 2025 में इनकी नियुक्ति हुई थी। आरबीआई में एक गवर्नर होते हैं। वर्तमान समय में जो गवर्नर साहब हैं वो संजय मल्होत्रा साहब हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। चारों डिप्टी गवर्नर के आप लोग नाम लिख दीजिए, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था पश्चिम बंगाल किस राज्य के साथ अपनी सीमा को घेरने के लिए एक विशाल ग्रीन वॉल बना रही है। आपसे पूछे कि पश्चिम बंगाल किस राज्य के साथ अपनी सीमा को घेरने के लिए एक विशाल ग्रीन वॉल बना रही है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार और झारखंड दोनों। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल ने बिहार और झारखंड से लगती सीमाओं पर ग्रीन वॉल बायोशील्ड बनाने की योजना शुरू की। इसका उद्देश्य वन्यजीव संघर्ष, विशेषकर हाथी वन्य पशु आवागमन को नियंत्रित करना है। यह हरित पट्टी जैव विविधता संरक्षण और सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा में सहायक होगी। परियोजना पर्यावरण संरक्षण के साथ स्थानीय आजीविका को भी बढ़ावा देती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था पीएम मित्र पार्क मध्य प्रदेश किस जिले में स्थित है। आपसे पूछा है कि पीएम मित्र पार्क जो है मध्य प्रदेश किस जिले में स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धार। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पीएम मोदी ने इसकी आधारशिला रखी। या कपड़ा उद्योग के लिए है। कुल 7 राज्यों में यह पार्क बन रहा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पुस्तक इंडिया
5000 ईयर ऑफ हिस्ट्री ऑन द सब कॉन्टिनेंट किसने लिखी है? बताइए क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आड्री टुस्के इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। या पुस्तक इतिहासकार आड्री टुस्के द्वारा लिखी गई है। पुस्तक में भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग 5000 वर्षों के इतिहास का समावेश है। इसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत तीनों कालखंड का उस समय की दृष्टि से प्रस्तुत किया गया। यह कृति समकालीन ऐतिहासिक दृष्टिकोण और तथ्यात्मक विश्लेषण के लिए चर्चा में रही। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के प्रयोग किस पौधे पर किए थे? आपसे पूछा कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के प्रयोग किस पौधे पे किए थे, यह आपसे पूछा है। बताइए क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मटर। मटर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग करके आनुवंशिकता के नियम प्रतिपादित किए। मटर में विपरीत लक्षण स्पष्ट होते हैं, जैसे लंबा, बौना, चिकना, झुर्रीदार। मटर में स्वपरागण और परपरागण दोनों संभव है, जिससे प्रयोग नियंत्रित तरीके से हो सके। मटर का जीवन चक्र छोटा होता है और बीज अधिक संख्या में मिलते हैं। आंकड़ों का विश्लेषण आसान होगा इससे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था कोशिका में प्रजनन की शुरुआत कहां से होती है? आपसे पूछा था कोशिका में प्रजनन की शुरुआत कहां से होती है? बताइए क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया की शुरुआत केंद्रक से होती है, क्योंकि यही डीएनए ये क्रोमोसोम पाए जाते हैं। केंद्रक में ही क्रोमोसोम का द्विगुणन होता है, जो विभाजन के लिए आवश्यक है। माइटोसिस और मियोसिस दोनों विभाजन प्रक्रियाओं का नियंत्रण केंद्रक करता है, इसलिए केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण केंद्रक भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है यदि किसी वस्तु की ऊंचाई को दुगनी कर दी जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? आपसे पूछा कि यदि किसी वस्तु की ऊंचाई को दुगनी कर दी जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, आपसे पूछा है। बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर जो इस प्रश्न का था वो था ऑप्शन बी, दुगनी। चलिए इसको जान लेते हैं क्यों दुगनी। तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का सूत्र हम लोग जानते हैं, P बराबर पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh, जहां पर m जो आपका है mgh होता है। यदि ऊंचाई h जो है 2h कर दी जाए तो क्या हो जाएगा? mg2h हो जाएगा, यानी कि 2mgh हो जाएगा। यानी स्थितिज ऊर्जा सीधे ऊंचाई के समानुपाती होती है। सीधे ऊंचाई के समानुपाती द्रव्यमान और g स्थिर मानने पर ऊर्जा दुगनी होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चारकोल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चारकोल जलते समय लाल लाल चमकता है, लेकिन ज्वाला नहीं बनती। ज्वाला तभी बनती है जब पदार्थ से गैसें वाष्प निकलती हैं। चारकोल एक लगभग शुद्ध कार्बन है, इसमें ज्वलनशील गैस नहीं निकलती, इसलिए इसका दहन जो है फ्लेमलेस कंब्यूस्टेंस कहलाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कैल्शियम ऑक्साइड की जल से अपक्रिया पर क्या बनता है? आपसे पूछा है कि कैल्शियम ऑक्साइड की जल से अपक्रिया पर क्या बनता है? बताइए क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड CaO और क्विक लाइम कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं। जल के साथ अपक्रिया करने पर यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस बनाता है। यह अपक्रिया उष्माक्षेपी होती, यानी इसमें उष्मा निकलती है। बना पदार्थ स्लैग लाइम कहलाता है, जिसका उपयोग सीमेंट सफेदी में होता है। इसका रासायनिक समीकरण जो CO + H2O क्या बनता है? CaOH का OH2 का होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सक्रियता श्रेणी में कॉपर के ठीक ऊपर कौन सा तत्व है? आपसे पूछा कि सक्रियता श्रेणी में कॉपर के ठीक ऊपर कौन सा तत्व है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सक्रियता श्रेणी में धातुओं को उनकी अपक्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा जाता है। इस श्रेणी में लेड कॉपर से ऊपर स्थित है, यानी लेड कॉपर से अधिक अपक्रियाशील है, इसलिए लेड कॉपर को उसके युग्मकों से
विस्थापित कर सकता है। सक्रियता श्रेणी का उपयोग विस्थापन, अपक्रिया, संचारण और धातु निष्कर्षण में होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है तंत्रिका कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य कार्य कौन करता है। आपसे पूछा है कि तंत्रिका कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य कार्य कौन करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राइबोसोम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राइबोसोम ही कोशिका में प्रोटीन निर्माण का स्थल होते हैं। न्यूरॉन में राइबोसोम प्रायः कोशिका देह और निस्ल कणिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। बने हुए प्रोटीन न्यूरोट्रांसमीटर, एंजाइम और संरचनात्मक कार्य में उपयोग होते हैं। प्रोटीन संश्लेषण सभी जीवित कोशिकाओं का मूलभूत कार्य है। बाकी विकल्पों की बात तो डेट्राइट जो है संकेत ग्रहण करता है, एक्सॉन तंत्रिका आवेग को आगे ले जाता है और माइलिन आवरण जो है तंत्रिका आवेग के संरक्षण की गति बढ़ाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ध्वनि के संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है। आपसे पूछा है कि ध्वनि के संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, माध्यम यानी कि मीडियम की आवश्यकता होती है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है यानी कि मैकेनिकल वेव है। यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए ठोस, द्रव या गैस जैसे माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता, इसलिए अंतरिक्ष में आवाज नहीं सुनाई देती। ध्वनि का संचरण माध्यम के कणों के कंपन से होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, यह आपसे पूछा है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। विस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिकों के धनायन और ऋणायन आपस में बदल जाते हैं। इस अभिक्रिया का सामान्य परिणाम अवक्षेप जल या गैस हो सकता है। यह अभिक्रिया प्रायः जलीय विलयन में होता है। या रहे उसके उदाहरण। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्न में से किस विलयन या परिघटना में कणों की यादृच्छिक पाई जाती है, चलिए बताइए, रैंडम मोशन पाई जाती है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विसरण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विसरण में कण अपनी यादृच्छिक गति के कारण स्वतः फैल जाती है। यादृच्छिक गति ब्राउनलियन गति का परिणाम होती है। विसरण ठोस, द्रव और गैस सभी अवस्थाओं में देखा जाता है। तापमान बढ़ने पर विसरण की दर बढ़ जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या आधी किस प्रक्रिया द्वारा हो जाती है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्धसूत्र विभाजन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अर्धसूत्र विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। या विभाजन जनन कोशिकाओं के निर्माण में होता है। इससे अगली पीढ़ी में गुणसूत्र संख्या स्थिर बनी रहती है। मियोसिस में दो चरण, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो उसके साथ क्या होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विरल से सघन माध्यम में जाते समय प्रकाश की गति कम हो जाती है। गति कम होने पर किरण अभिलंब की ओर मुड़ती है। यह घटना अपवर्तन कहलाती है। यही कारण है कि पानी में रखा डंडा टेढ़ा दिखाई देता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है यदि अवतल दर्पण के सामने वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्तविक उल्टा और फोकस पर बिंदु आकार। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनंत पर रखी वस्तु से आने वाली किरणें समांतर होती है। अवतल दर्पण समांतर किरणों को फोकस पर एकत्र करता है, इसलिए प्रतिबिंब फोकस पर बिंदु आकार का बनता है। या प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अमीबा में भोजन ग्रहण करने का सही कर्म कौन सा है। आपसे पूछा कि अमीबा में भोजन ग्रहण करने का सही कर्म क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छछपात बनाना, फिर भोजन को घेरना, खाद्य रिक्तिका बनाना, पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अमीबा में भोजन ग्रहण करने का सही कर्म है।
अमीबा भोजन पकड़ने के लिए छछपात बनाता है। भोजन को चारों ओर से घेर कर खाद्य रिक्तिका बनती हैं। पाचन खाद्य रिक्तिका के अंदर जात होता है। उपयोगी पदार्थ का अवशोषण और अपशिष्ट का उत्सर्जन होता है। प्रक्रिया का नाम क्या है? तो फैगोसाइटिस बोलते हैं इसको। अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। भोजन अंग जो इसके हैं छछपाद हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। तो अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है छुई मुई की पत्तियां छूने पर क्यों मुरझा जाती हैं। आपसे पूछा है कि छुई मुई की पत्तियां छूने पर क्यों मुरझा जाती हैं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिस्मोनेस्टी गति। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सिस्मोनेस्टी गति, या ऑप्शन में दिया हो सकता है आपसे टर्गर दबाव में बदलाव, या कोई भी ऑप्शन विकल्प में दिया था आपके। छुई की पत्तियां छूने से जैसे यांत्रिक उद्दीपन पर प्रतिक्रिया करती हैं। यह गति सिस्मोनिस्टी कहलाती है, जो दिशा पर निर्भर नहीं होती। छूने पर पत्ती के आधार में स्थित कोशिकाओं का टर्गर दबाव बदल जाता है। टर्गर दबाव घटने से पत्तियां तुरंत मुरझा जाती हैं और मुड़ जाती हैं। तो साथियों, ये थे आज के थर्ड शिफ्ट के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। निष्कर्ष यही है कि फिजिक्स में लाइट और बायोलॉजी में सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन टॉपिक को रट कर जाइए। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, और जो खेल से संबंधित जो है आपके करंट अफेयर्स, यहाँ से भी क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा। आपसे पूछा कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा और शीर्ष देश कौन सा रहा, या जो भी कुछ जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आप लोग का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। और हाँ, अगर आपको हमारी मेहनत और ये सटीक एनालिसिस पसंद आया हो तो, और आप चाहते हैं कि रेलवे में आपकी एक सीट पक्की हो, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं एक नए सेट के साथ, नए शिफ्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।